आइए जी, आज का हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट स्टेटमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे फॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट्स और सेकंड नंबर पे आ जाएगा अनफॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट्स। इनको अब हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी, हमारे पास है फॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट। इसमें आएगा स्कैनफ। नंबर 2 है जी अनफॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट्स। इसमें हमारे पास तीन तरह के फंक्शन है, गेट सी एच, गेट ची, गेट ची आर एंड गेट एस, दैट इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्ट्रिंग्स। अब हमारे पास है जी स्कैनफ के फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि स्कैनफ का फंक्शन है क्या। स्कैनफ का फंक्शन है, अगर हमने रन टाइम पे यूज़र से कोई भी इनपुट लेनी है तो उसके लिए स्कैनफ का फंक्शन यूज़ किया जाता है। नंबर 2, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होती है। नंबर 3, ये डाटा को स्टोर करता है एट दी एड्रेस ऑफ गिवन वेरिएबल। इसकी हेडर फाइल stdio.h या con.io.h होती है। और stdio.h और con.io.h इनकी मैं आपकी एब्रीविएशंस ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर किसी को नहीं मालूम तो ये स्क्रीन पे आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। ऑल्सो स्कैनफ फंक्शन कैन गेट मल्टीपल इनपुट्स एट वन टाइम फ्राम यूज़र एट रन टाइम। ये बड़ा अच्छा है, इसका एक पॉइंट है। ये हम आगे इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसकी ना ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी। अब है जी सिंटैक्स ऑफ स्कैनफ क्या होता है। इसके सिंटैक्स दो तरह के होते हैं। नंबर 1, इंटीजर स्कैनफ डबल कोड में फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसके बाद आप लिखते हैं एंड साइन वेरिएबल नेम उसके साथ आता है। या आप लिख सकते हैं इंटीजर स्कैनफ और फॉर्मेट स्पेसिफायर 1, फॉर्मेट स्पेसिफायर 2, कामा एंड साइन वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। जितने आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देने हैं उतने ही आपको वेरिएबल के नाम भी देने हैं। ऊपर अभी जो मैंने आपको उसकी डिटेल में बता रहा था कि स्कैनफ का फंक्शन जो सा है, इट इज़ यूज टू गेट मल्टीपल इनपुट्स। ये जो सेकंड इसका सिंटैक्स है ये इसी के ऊपर रेलिवेंट है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस दोनों के सिंटैक्स में है एंड का सिंबल। व्हाट इज़ एंड साइन? इसको कहते हैं जी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड इट रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। एंड साइन को हम एम्परसेंट साइन भी कहते हैं। लेट्स कंटिन्यू। अब इसकी हम देखते हैं से एग्जांपल नंबर 1 क्या है। प्रोग्राम सिंगल वेरिएबल के साथ इंटीजर ए का कोई भी हमने वेरिएबल ले लिया, हम यूज़र को कहते हैं कि एक वैल्यू एंटर करो। उसने स्कैनफ के फंक्शन में एंड साइन ए के साथ किया और लास्ट में हमने ये डिस्प्ले कर दिया कि आपने क्या चीज़ एंटर की है। ये आपके सामने इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो रही है कि एंटर वैल्यू 453, और उसी ने वो वैल्यू हमें रन टाइम पे बता दी है। अब इसी के हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं जी। मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ हम इसको कैसे कर सकते हैं। ए और बी दो नाम के वेरिएबल्स ले लिए, एक वैल्यू 1 ए में एंटर करवा दी, दूसरी वैल्यू बी में एंटर करवा दी। देन हमने इसको अलग अलग स्कैनफ के साथ किया। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। देन सिंपली हमने दोनों वैल्यूज़ को हमने प्रिंट करके दिखा दिया कि एंटर ए आपने क्या किया था और एंटर बी आपने क्या किया था। ये इसकी आउटपुट है, आपके सामने ये डिस्प्ले हो रही है। एंटर वैल्यू 125 दी। दूसरी भी यूज़र से उसने पूछी कि सेकंड वैल्यू एंटर करें, उसने 96 दी, और बाद में उसने दोनों वैल्यूज़ को डिस्प्ले करके बता दिया कि आपने क्या क्या वैल्यूज़ एंटर की हैं। अब चलते हैं जी आगे एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर। यही थी कि मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन स्कैनफ। जो लास्ट वाली एग्जांपल थी उसमें हमने स्कैनफ अलग अलग लाइंस पे दिया था, इसमें हमने स्कैनफ एक ही लाइन में दे दी है। %d स्पेस %d कामे के बाद एंड साइन ए कामा एंड साइन बी। रेस्ट ऑफ द कोड हमारा सारे का सारा सेम है, यानी कि स्कैनफ के नीचे उसने दो वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया था। इसकी हम आउटपुट देखते हैं जी। सबसे पहले पूछेगा कि एंटर वैल्यूज़। हमने 25 एंटर की, देन हमने 96 एंटर की। इसी तरह उसने हमें लास्ट में बता दिया कि आपने एंटर ए क्या किया था और आपने एंटर बी क्या किया था। होप्स हो कि आपको एग्जांपल्स से स्कैनफ के बारे में बेहतर पता चल गया होगा। अब देखते हैं कि अनफॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट्स। ये हमने तीन तरह की देखी थी, गेट ची, गेट ची, गेट करैक्टर, और जो लास्ट पे है जी गेट एस। ये जो सा फंक्शन है ना, ये हम आगे फर्दर जाकर डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रिंग्स के टॉपिक पे आएंगे।
अब हम इनकी डिटेल को चेक करते हैं कि ये फंक्शंस क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं, इनके हमें एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले आता है जी गेट सी एच। नंबर 1 गेट सी एच स्टैंड्स फॉर गेट करैक्टर विद आउट इको। नंबर 2 इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होती है। नंबर 3 ये यूज़र से रन टाइम पे कोई भी करैक्टर इनपुट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी हेडर फाइल con.io.h होती है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है गेट सी एच का। इंटीजर गेट सी एच और पैरेंथेसिस में वॉइड होता है। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आ रहा है जी वो है जी गेट सी एच ई। अब ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। गेट सी एच ई स्टैंड्स फॉर गेट सी एच विद इको। नंबर 2 इसकी भी रिटर्न टाइप इंटीजर होती है। नंबर 3 ये भी रन टाइम पे यूज़र से एक करैक्टर करैक्टर इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो करैक्टर हम इनपुट करेंगे वो हमको डिस्प्ले भी होगा। इट्स हेडर फाइल con.io.h दैट इज़ con.io स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। अब आगे चलते हैं जी इसका सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स होता है जी इंटीजर गेट सी एच ई और पैरेंथेसिस में ये वाइड होते हैं। ये इसका जनरल डिफाइंड सिंटैक्स है। अब चलते हैं जी आगे। हमारे पास अब थर्ड नंबर पे आ रहा है जी गेट ची ए आर। व्हाट इज़ गेट ची ए आर? गेट ची ए आर स्टैंड्स फॉर गेट करैक्टर। नंबर 2 इसकी भी रिटर्न टाइप इंटीजर है। नंबर 3 ये भी यूज़र से रन टाइम के ऊपर कोई भी करैक्टर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सेम एज इसकी हेडर फाइल जो सी होती है ना वो stdio.h होती है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं जी ये क्या चीज़ है जी गेट ची ए आर का सिंटैक्स। ये भी होता है जी इंटीजर गेट ची ए आर पैरेंथेसिस में वॉइड। अब ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे। गेट ची एंड गेट ची ए आर परफॉर्म्स ऑलमोस्ट सेम फंक्शन। ये ऑलमोस्ट दोनों एक जैसा ही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हमने जितने भी ये फंक्शंस पढ़े हैं गेट ची ई गेट ची ए आर, इनकी हम चलते हैं जी आगे प्रैक्टिस करने के लिए। टर्बो सी में अब हम इनकी ना प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपको इन फंक्शंस की भी समझ आ जाए और कुछ प्रोग्राम्स ही हम करेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। जी तो आइए अब हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने टेबल चेक किए थे। ये हमने इसमें एक इनपुट नंबर दिया था 9, जिसमें हमने 9 का टेबल डिस्प्ले किया था। आप इस प्रोग्राम को 10 दफ़ा रन करते हैं, 20 दफ़ा करेंगे, इसने हमको टेबल 9 ही प्रिंट करके देना है। अब क्योंकि हमने स्कैन एफ का फंक्शन पढ़ लिया हुआ है, अब हम इस सारे प्रोग्राम को स्कैन एफ के साथ इस तरह करेंगे कि रन टाइम के ऊपर हमसे पूछा जाएगा कि आपने किस टेबल आपने यानी कि किस नंबर का आपने टेबल प्रिंट करवाना है। यूज़र पूछा जाएगा, हम उसको जब इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। अब इसमें यह करते हैं कि जो हमने इधर नंबर 9 लिखा था उसको हम वाइंड अप कर देते हैं। अब हम स्क्रीन क्लियर के बाद यूज़र से पूछते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ। जी है जी, ये हमसे पूछेगा कि आपने किस नंबर का आपने टेबल प्रिंट करना है। इसको हम रन करते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि एंटर एनी नंबर। मैं नंबर 9 प्रिंट करता हूँ। इसने मुझे बता दिया कि टेबल ऑफ 9 इज़ एज़ फॉलो। इसको मैं अगेन रन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे 8 का प्रिंट करके बताओ। उसने मुझे बता दिया कि 8 का टेबल आपके ये सामने है। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। अब मैं इसको देता हूँ कि 1 2 3 का टेबल प्रिंट करके बताओ। इसने मुझे 1 2 3 का टेबल प्रिंट करके बता दिया। अब आप इसको यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप इस प्रोग्राम को रन ना करें, अब आप इसको कंपाइल करें। जैसे ही मैंने कंपाइल किया है, इसने मुझे बता दिया कि आपके प्रोग्राम में 0 एरर है, लेकिन एक वार्निंग डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम इस वार्निंग के ऊपर जब जाएं तो ये मुझे बताता है कि फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। अब देखते हैं जी कौन सा फंक्शन है जी जो वैल्यू रिटर्न करेगा। ये मेन ही फंक्शन है जो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। मीन्स टू से दैट कि अब इधर मैंने इसको वैल्यू रिटर्न करवानी है रिटर्न 0 के साथ। ये माइनर सी छोटी सी मिस्टेक थी टेक्निकली। अब उसने बता दिया 0 एरर 0 वार्निंग। अगर आप इस प्रोग्राम को पूरा गौर से देखें तो इसमें अभी तक हमने हेडर फाइल्स किसी किस्म की भी इंक्लूड नहीं करवाई। दैट इज़ सी में हेडर फाइल्स का नाम आप सब ने सुना तो होगा, लेकिन अभी तक हमने इसके ऊपर फर्दर काम नहीं किया। जब हम इसमें काम करेंगे मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊँगा। अब हम एक
एक और प्रोग्राम जो हमने किया था वो भी हम देखते हैं कि स्वैप वाला था, कि हमने स्वैप किए थे दो गिवन नंबर्स को, राइट। यूज़र से अब हम कोई भी दो नंबर लेंगे, इनको अब हम स्वैप करेंगे। सिमिलरली इंटीजर ए इंटीजर बी, ये चीज़ है जी। इसको हम ना नया ही बना लेते हैं जी, प्रोग्राम 1 F सेव। स्वैप स्कैन के साथ इसमें मैंने ये दो वेरिएबल्स ले लिए, इंटीजर ए कामा बी। प्रिंट एफ लिखता हूँ, एंटर ए, स्कैन एफ के साथ मैं उसे करवाता हूँ %d। अब इन दो लाइंस को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि जी एंटर बी कर दो, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि एंटर बी कर दो। अब इसके बाद मैंने इसको करवाना है स्वैप। सबसे पहले मैं मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट एफ ओरिजिनल वैल्यूज़ आपकी ये हैं। ए इज़ इक्वल टू %d and b is equal to %b \n a, b। इसने मुझे ये वाली ओरिजिनल वैल्यूज़ डिस्प्ले करके दे दी हैं। यहाँ पे पूछेगा एंटर ए 21 22। अब क्योंकि वो मैंने उसको नीचे गेट ch नहीं लगाया हुआ था, इस वजह से वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया। यहाँ पे एक तो मैं ये काम कर देता हूँ, दूसरा स्क्रीन क्लियर भी कर देता हूँ ताकि हमें रन टाइम पे जो स्क्रीन है वो भी नज़र आ जाए। 1 2 21 उसने बता दिया कि ओरिजिनल वैल्यूज़ 1 2 और 21 है। अब हम यूजिंग थर्ड वेरिएबल इन वैल्यूज़ को अब हम स्वैप करेंगे। थर्ड वेरिएबल कोई भी हम ले लेते हैं। टेम्प इज़ इक्वल टू ए स्टोर करवा देता हूँ, ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू टेम्प। ये मैंने इसका कोड लिख दिया। अब ये जो लाइन है इसे मैं अगेन कॉपी करता हूँ, इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओरिजिनल वैल्यूज़ की बजाय मैं लिख दूँगा स्वैप्ड वैल्यूज़। एरर चेक करते हैं जी क्या है। इंट, सॉरी इंट, ये जो मैंने इंट टेम्प लिखा है ना, ये क्योंकि सी में काम कर रहे हैं, इट मीन्स इसको मुझे ऊपर करवाना पड़ता है। सी में ये भी होता है कि आप वेरिएबल्स जितने भी आपने डिक्लेरेशन करनी है ना, वो आपने बिफोर स्टार्टिंग योर कोड आपने करना है। दैट इज़ ये यहाँ पे हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है स्क्रीन क्लियर का, इससे ऊपर आपने सारा काम लिखना है। रन करता हूँ। अब एंटर वैल्यू 1 1 2, ये मैं लिखता हूँ 24। उसने सबसे पहले मुझे बता दिया कि ओरिजिनल वैल्यू a इज़ इक्वल टू 12, b इज़ इक्वल टू 24 और स्वैप्ड वैल्यू में उसने a इज़ इक्वल टू 24 बता दिया एंड b इज़ इक्वल टू 12 करके बता दिया। राइट, समझ आ गई जी इसकी। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। इसका पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ। मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम ये करते हैं कि यूज़र को कहते हैं कि कोई भी दो वैल्यूज़ एंटर करो। मैं ऊपर स्टेटमेंट में लिखता जाता हूँ। मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन इट। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में प्लस माइनस एस्ट्रिक डिवाइड एंड परसेंटेज का ऑपरेशन आपने इसके ऊपर परफॉर्म करना है। मुझे दो ऑपरेटर्स वेरिएबल्स चाहिए, इंटीजर ए कामा बी। यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करवाऊँगा, सॉरी एंटर ए, स्कैन एफ, %d दिस वन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर बी
यहाँ पे मैंने लिख दिया, b की भी वैल्यू मैंने गेट कर ली। अब क्योंकि मैंने इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमारे पास आ जाता है सम। एक मैं सम के नाम का वेरिएबल ले लूँगा, फिर आता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट के नाम का, मल्टीप्लिकेशन के नाम का, डिवाइड के नाम का और रिमाइंडर के नाम का। ये मैंने वेरिएबल्स ले लिया। स्क्रीन क्लियर भी साथ ही मैं करवा देता हूँ ताकि हमें कोड देखने में आसानी हो। अब यहाँ पे हमने सम करवाना है, a प्लस b करवा दिया, सब करवाना है a माइनस b करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन करवानी है a एस्टेरिक b करवा दी, डिवीजन करवानी है a स्लैश b करवा दिया, रिमाइंडर देखना है a परसेंटेज b मैंने कर दिया। अब इन सारी वैल्यूज़ को मैंने 1 बाय 1 डिस्प्ले भी करवाना है। प्रिंटफ में लिख दूँगा सम इज़ इक्वल टू परसेंटेज d बैक स्लैश और सम के साथ मैंने इसको जी सम लिख दिया, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड रिमाइंडर। इसको मैं आपको थोड़ी लाइन चेंज कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, लिखता हूँ कि सम ऑफ a कामा b इज़ इक्वल टू परसेंटेज d। ये मुझे बताएगा कि a b का जो सम है ना वो मुझे ये वाला बता देगा। इसको मैं एक दफ़ा रन करके देखता हूँ जी। वो मुझसे कहता है कि a क्या मैं बताता हूँ 12, b क्या मैं बताता हूँ 2। अब उसने मुझे उसका रिज़ल्ट तो डिस्प्ले नहीं किया, इसने मुझे बता दिया कि सम ऑफ 12 कामा 2 इज़ इक्वल टू 14। इट मीन्स कि उसने मुझे बिल्कुल प्रॉपर बता दिया जी ये वाला। अब मैं इसको सारे के सारे अब 1 बाय 1 देख लेता हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ a कामा b। अब मुझे जस्ट यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज करना है। यहाँ पे मैं लिख दूँगा जी अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कोशंट आएगा डिवीजन में, रिमाइंडर आ जाएगा REM में, रिमाइंडर कोशंट मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब क्योंकि स्क्रीन को भी मैं अपने कंट्रोल में लाना चाह रहा हूँ, ये मैंने गेट CHE कर दिया। मैं इसको रन करता हूँ। एंटर वैल्यू 1 23, एंटर वैल्यू 2b। अब इसके ऊपर सम उसने मुझे बता दिया कि सम ऑफ 23 एंड 4 27 है। सब्ट्रैक्शन उसने बता दिया 19 है। मल्टीप्लिकेशन भी उसने मुझे एग्जैक्ट बता दी। कोशंट करेंगे तो आप 5 शो कर देगा, रिमाइंडर देखेंगे तो वो मुझे 3 ही डिस्प्ले करके बताएगा। इट मीन्स कि अब हमने ये जो प्रोग्राम किए हैं आप इसको दोबारा रिकम्पाइल करें। इसमें एक वार्निंग है, वही ये वाली जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है जी। रिटर्न 0 के साथ उसने मुझे बता दिया जी कि ये आपकी है जी। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, वो आपने उनकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है सो दैट कि आपकी स्कैनएफ के ऊपर भी ना अच्छी खासी ग्रिप हो जाए। ये भी मैंने किया इसको बाय यूजिंग सिंगल लाइन के साथ। अभी हम इसको करते हैं मल्टीपल लाइन के साथ। ये जो मैंने इसका दिया ना इसको हम कर देते हैं जी, दोनों को कमेंट कर देते हैं। इंटीजर a कामा b एक ही लाइन में दे देते हैं, एंड साइन b इसके साथ दे देते हैं, स्पेस परसेंटेज d सेव कर लेते हैं, ऑल्ट आर और रन। एंटर AB 98 और 90। उसने मुझे इन दोनों का जो रिज़ल्ट परफॉर्म करके बताया है वो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है बाय यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन विद स्कैनएफ एंड बाय यूजिंग सिंगल वेरिएबल विद स्कैनएफ। वो हमने दोनों को दोनों ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर दिए हैं। राइट जी, आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ए प्रोग्राम दैट एंटर्स द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स, फाइंड obtain marks of students, average marks of students and percentage of total marks
फ़र्ज़ किया कि इन तमाम टोटल मार्क्स जो उनसे वो 100 नंबर के हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपने एक छोटा सा रिज़ल्ट कार्ड प्रिपेयर करना है। इसकी आउटपुट जो उनसी है ना वो इस तरह होनी चाहिए, रिज़ल्ट कार्ड डिस्प्ले हो जाए, फिर वो हमसे पूछे कि एंटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड DLD, इन सब में उसके वो मार्क्स पूछे कितने हैं, एंड लास्ट पे जाके वो बता दे कि ऑब्टेन मार्क्स आपके इतने हैं, एवरेज इतनी बन रही है और परसेंटेज आपकी इतनी है। देन नेक्स्ट इज़ राइट ए प्रोग्राम विच आस्क यूज़र टू एंटर रेडियस एट रन टाइम एंड फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, आल्सो डिस्प्ले इट। इसमें आपने प्रॉपर अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं और जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो कि ये वेरिएबल जो उनसा कांस्टेंट है, आपने उसको कांस्टेंट लेना है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला ये नीचे गिवन है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन, बस उसमें आपने ये करना है कि जहाँ पे आपने रेडियस फाइंड करना था वहाँ पे आपने सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल फाइंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 विच आस्क यूज़र टू एंटर मार्क्स ऑफ 10 सब्जेक्ट, ये सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है जो हमने ऊपर देखा है क्वेश्चन नंबर 1 उसकी तरह है कि पहले आपने 5 सब्जेक्ट्स लिखे थे, अब इसमें आपने 10 सब्जेक्ट्स के साथ आपने ये वाला काम कर लेना है। देन राइट ए प्रोग्राम विच आस्क यूज़र टू एंटर हिज और हर एज इन ईयर्स एंड कंप्यूटर कन्वर्ट द एज इन मंथ्स, वीक्स एंड डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स एंड सिंपली डिस्प्ले दी ऑल कन्वर्टेड पार्ट्स। यानी कि आपसे पूछे कि आपकी एज कितनी है और आपकी एज को कन्वर्ट कर दे मंथ्स में, वीक्स में, डेज़ में, आवर्स में, मिनट्स और सेकंड्स में, और लास्ट में बता दे कि आपकी एज इतनी इतनी बन रही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क यूज़र टू एंटर वैल्यू इन किलोग्राम एंड कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे। अब ये जो है ना लॉजिकल क्वेश्चन, ये इसमें यह है कि आपने कैसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है कि जिसमें रन टाइम पे यूज़र से पूछा जाए कि आप कोई भी एक करैक्टर एंटर करो स्मॉल में फ्रॉम A to Z तक। अगर वो कोई भी स्मॉल में अल्फ़ाबेट एंटर करता है, आपने सिंपली वही करैक्टर डिस्प्ले कर देना है, लेकिन वो स्मॉल में ना वो कैप्स में हो, कैपिटल में हो। फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि एंटर एनी करैक्टर इन स्मॉल, वो A एंटर करता है तो वो कंप्यूटर उसको डिस्प्ले कर देगा योर करैक्टर इन कैपिटल इज़ कैपिटल है। और अगर वो स्मॉल में T एंटर करता है तो वो उसको बता देगा कि ये कैपिटल T है, रिप्रेजेंट T हो लेकिन कैप्स में हो। और पार्ट 2 इसका इसी का इन्वर्स है कि अब आपने यूज़र को कहना है कि कैपिटल में एंटर करो और स्मॉल में वो उसको डिस्प्ले कर दे। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा मज़े का लगा होगा और इसमें आपको इनपुट स्टेटमेंट और स्पेशली आपको स्कैनएफ के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी को स्कैनएफ के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर दे या ईमेल कर दे। तो दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ़ी अमानिल्लाह।